हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। टुडे आई विल डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और मैं वन शॉर्ट वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप बहुत कम टाइम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे फर्स्ट टर्म में आप बना सकते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये देखा गया अभी 10 का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं OMR सीट भरने में, आंसर सीट भरने में। आप एक मरतबा ज़रूर देखें कि जो भी हमारे पास यहाँ सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन सेक्शन में होते हैं ABCD, और एवरी सेक्शन में लिखा हुआ रहता है कि आप एग्जाम्पल कि आप यहाँ 10 क्वेश्चन है तो आप इसमें 5 बनाइए, नेक्स्ट में 20 क्वेश्चन है तो आप 15 बनाइए। अब बताइए कि मान लेते हैं OMR में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर है ABCD, देखिए इधर A लिखा रहेगा, BCD, फिर देखिए यहाँ एक बॉक्स रहता है, यहाँ स्टार बना रहता है, फिर यहाँ एक ये हैशटैग दिया रहता है, ठीक ना। इसी तरह सभी के साथ किया जाता है, इनके साथ भी वैसे ही रहता है, इनके साथ भी वैसे ही रहता है, इनके साथ भी वैसे ही रहता है। आप देखें, ध्यान से देखेंगे करना क्या है, बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं और जिसके कारण उनकी कॉपी चेक नहीं हो पा रही है और मेहनत करने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रूल्स दिया हुआ है। देखिए अब सब जगह बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आप देखो यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और इस जगह पर भी फिफ्थ में जो राउंड दिए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से मिस्टेक होते हैं। जैसे एग्जांपल बोला गया है कि इस सेक्शन में आप 7 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन बनाइए, यानी कोई 3 क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये 7 क्या 10 क्वेश्चन वो बना दे रहे हैं। मान ली इसमें A दिए, B दिए, C दिए, A दिए, B दिए, C दिए, A दिए, B दिए, C दिए, और उसी जगह वो कलर भी किए, यहाँ पर कलर भी किए, B में कलर किए, फिर C में कलर किए, फिर A में कलर, एंड सो ऑन, यहाँ तक कलर किए। आप देखो कि यहाँ पर उनने 3 क्वेश्चन तो नहीं छोड़े हैं। तो अब एग्जामिनर एवेल्युएटर क्या करते हैं कि 1 से लेकर 7 क्वेश्चन लगातार वो चेक कर देते हैं और रेस्ट का 3 वो छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने हैशटैग में वो 3 क्वेश्चन नहीं चुने जिन्हें छोड़ना है। तो आप ऐसा करेंगे, अब इधर वाला आपका सही निकला और इधर वाला अगर 3 4 5 अगर गलत है तो क्या होगा, एवेल्युएटर यहां से यहां तक वो चेक कर देगा और इधर सही रहने के बावजूद भी ये चेक नहीं होगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि अगर 3 छोड़ना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए कि ये 10 क्वेश्चन में 3 हमें क्या कौन सा नहीं बनाना है, उसमें टिक कर लीजिए। मान लेते कि 4 नहीं बनाना है, 7 नहीं बनाना है, 8 नहीं बनाना है, तो 4 नहीं बनाना है तो 4 को कलर कर दीजिए, 7 नहीं बनाना है तो 7 को कलर कर दीजिए, 8 नहीं बनाना है तो 8 को कलर कर दीजिए। अब इधर आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब इधर क्या करिए, आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो कलर कर देंगे तो ये चेक ही नहीं होगा। देखिए 3 आपका कट गया, बढ़िया हुआ ये। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे यहाँ क्या है कि अगर ए आंसर है, यहाँ पर ए को कलर किए हैं तो आपको यहाँ ए लिखनी है। लेकिन याद रहे कि ये आप बना रहे हैं, अगर ये ए आंसर है, ए लिखनी है, तो इसको कलर ना करें। अगर इसको कलर करेंगे तो ये चेक नहीं होगा। आप जानते हो कि अगर हमारे पास ये बी है, बी आंसर है, मैंने यहाँ कलर नहीं भी किया बट ये बॉक्स में लिखा गया है, तो ये हमारा सही हुआ। देखिए ये दोनों प्रोसेस सही है। लेकिन आप अगर ये मान लेते सी में आंसर होता है, सी में कलर कर दिया और यहाँ नहीं लिखे हैं, तो ये चेक नहीं होगा। तो ये कलर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये बॉक्स में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करें, बॉक्स में आंसर लिखें, टाइम बचता है, देन आप कलर करें। ये एक प्रोसीड्यूर है। और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कर दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके 55 क्वेश्चन है, 55 फिजिक्स में खास करके 45 बनाना है, ठीक है। अब जितने कलर करने के लिए बोले हैं इसमें है स्टैक में, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उससे ज़्यादा कर देते। जैसे आज IT का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या कर रहा है,
बहुत सारे बच्चे एक से ज़्यादा, ये 3 अगर मना किया तो 4 वो इधर कलर कर दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, 4 करेंगे तो फिर चौथा चेक नहीं ना होगा। तो मुझे लगता है इन शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को एग्जामिनेशन पेपर में बनाना है। अब चलिए आगे आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट में हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे और थ्योरी याद रखेंगे, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हमने और स्टेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म किया, है ना, और एक करंट कैरिंग वायर, पहले एक वायर लिया, एक निडिल लिया यहाँ पर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मूवेबल निडिल लिया यहाँ। जैसे ही और स्टेट ने करंट इसमें अलाउ किया तो ये निडिल इधर डिफ्लेक्ट किया और ये इधर डिफ्लेक्ट किया। ये प्रोसेस को उसने कंटिन्यू किया और उसने देखा कि ये जो हमारा जो करंट है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन, इसको सीधा रख दिए हैं, तो इसके 4 मैग्नेटिक निडिल को घुमाएं इसके चारों ओर, तो मैग्नेटिक निडिल किधर डिफ्लेक्ट कर रहा था, इस वायर की ओर। ऐसा लग रहा था कि ये वायर जो है एक सेंटर हो जाता है और सेंटर के चारों ओर मैग्नेटिक निडिल ट्रैवल करता है। तो इससे यहाँ से कंफर्म हो गया है कि अगर करंट किसी करंट कैरिंग वायर में, ठीक है, किसी वायर में करंट इस तरह से मूव करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट होता है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड को ओरिएंटेशन को देने के लिए फ्लेमिंग नहीं, हम लोग कह सकते हैं थंब, राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। ये देखिए, ये जो 4 फिंगर है ये ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा और ये डायरेक्शन ऑफ करंट देगा। अगर वायर में करंट अप जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर करंट डाउन जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि ये ओरिएंटेशन ये है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो हम लोग टेंजेंशियल लाइन देंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 1 का ये आपका शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर कि इजिली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं करंट कैरिंग वायर के चारों ओर। और स्टेट ने ये एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया कि जब भी करंट किसी वायर पर से ट्रैवल करता है, ये फ्लो होता है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा हम लोग सोचिए, अगर करंट अप जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर डेवलप करता है, और अगर करंट हमारा इस तरह से अगर सर्कुलर है ना, कॉइल में अगर रोटेट कर मूव करती है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं करनी है, बस इसी का उल्टा ले लेते हैं। अब इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल को ले लेते हैं, इसके ओरिएंटेशन के 4 फिंगर के ओरिएंटेशन को हम लोग मान लेते हैं क्या, करंट का ओरिएंटेशन, और ये थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवार्ड होगा। हम लोग जानते हैं जो अपवार्ड जो होता है वो नेचर नॉर्थ पोल का होता है, साउथ जैसे हम लोग बाहर मैग्नेट लेते हैं ना, ये नॉर्थ ये साउथ, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में क्या करता है, इन करता है ना, ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज मूव करती है तो बस इसका ये उल्टा देंगे, इनवर्ड। तो इनवर्ड किसका नेचर होता है, देखिए यहाँ साउथ का, ये साउथ पोल बनाता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर लेंगे, अगर इधर से कोई देखता है और करंट का ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज इधर दिखाई देता है, और देखिए आप, और ये बैक साइड का व्यू है, अगर उसके पीछे तरफ से अगर वायर को देखा जाए तो यही करंट का ओरिएंटेशन यहाँ क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, ये कन्फर्म है। तो एक ही कॉइल में हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल भी बनेगा और साउथ पोल बनेगा। इसलिए कहा जाता है जो हमारा सर्कुलर लूप होता है, सिंगल सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर हमारा बायट सेवर्ट लॉ आता है यहाँ, ठीक है ना। और बायट सेवर्ट लॉ ने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड, इधर तो डायरेक्शन हम लोग निकाले, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर, उनके बारे में ये थ्योरी दिया। और उसने क्या कंसीडर किया यहाँ पर, वेरी सिंपल है कि अगर ये हम लोग करंट कैरिंग वायर लेते हैं, ये हम लोग ओरिएंटेशन बनाए हैं, ऐसे सीधा वायर भी हो सकता है, सीधा वायर ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा समझाने के लिए लिए हैं। इससे होकर करंट अगर आई मूव कर रही है यहाँ से, ठीक है, और अगर यहाँ पर किसी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पर, तो देखिए ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका,
देखिए ये हम लोग टोटल का इफेक्ट नहीं निकाल के पहले स्मॉल एलिमेंट का निकालते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। करंट एलिमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, डीएल वेक्टर। अब देखिए दोनों के बीच का हमारा ये एंगल थीटा हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि देखिए ये स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्मॉल होगा, तो हम लिखेंगे डी बी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, और ये जो करंट एलिमेंट जो लिए यानी जिस पे करंट रहता है उसी को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, है ना। तो ये सिंपली लेंथ ऑफ द वायर, जो स्मॉल वायर लिए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एंड किस पे डिपेंड करता है, बोलता है साइन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट थीटा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका जो ये पॉइंट जहाँ पर निकालना चाहते हैं डिस्टेंस स्क्वायर। और हम लोग यहाँ फाइनली लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये कांस्टेंट आता है जो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर क्यूब आर स्क्वायर। अब देखिए इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं करंट कैरिंग वायर, है ना, किसी भी पॉइंट पर। अब इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, पहले इसके वेक्टर फॉर्म में भी देखें। देखिए ये कांस्टेंट आया है ये हमारे पास, इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है इसको हम लोग के भी लिखते हैं, के बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। लेकिन ये कहाँ पर लिए हैं, हम लोग यहाँ कोई मीडियम कंसिडर नहीं किए, एयर या वैक्यूम को लिए हैं, है ना। और इसका जो वैल्यू होता है ये हमारा होता है 10 टू द पावर -7 टेस्ला, 10 टू द पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर होता है इसका यूनिट वैल्यू। और कई भी न्यूमेरिकल बनाते समय म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 आप याद रख सकते हैं। हाँ, अगर कोई मीडियम में रखे जाए इसको तब ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो ये म्यू है ये कहा जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम का ये एक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, है ना, अलाउ करता है उस मीडियम से पास होने के लिए। अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। अगर हम लोग रही बात वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए तो आराम से देख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है वेक्टर फॉर्म के लिए, तो ठीक है हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डी बी, देखिए आप म्यू नॉट बाई 4 पाई आप लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। और हम लोग क्या करते हैं आई डी एल, है ना, और यहाँ क्या लिखते हैं आर साइन थीटा, ठीक है, आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। देखिए आर से हम लोगों ने क्या किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, है ना, हम लोग आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आर आर हमारे पास यहाँ पर कट जाएगा। और इजली देखिए हम लोग ए क्रॉस, जैसे हम लोग लिखते थे यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा इंटू, देखिए एक डायरेक्शन रहता था यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर ए और बी दोनों वेक्टर था, और यहाँ पर देखिए डी एल और आर भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग दोनों के बीच का एंगल हम लोग लेते हैं साइन थीटा लिए हैं। तो बड़ा आसानी से हम लोग यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरह से, यहाँ पर डी बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। इस तरीके से ये हमारा बायट-सैवर्ट लॉ का ये स्टेटमेंट भी हो गया है, हम लोग समझ लिए। और एक और चीज़ है यहाँ पर, हम लोग देखिए कि ये जो हम लोग वायर लिए यहाँ पर इस तरह से, तो करंट अगर इधर मूव कर रही थी इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि जिस तरह हम लोग इधर मैग्नेटिक फील्ड निकाले उस तरह इधर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो बोलते हैं देखो ये जो शेप लिए हैं, अगर हम लोग पाइप इस तरह से बनाया जाए, पाइप के फॉर्म में है कि अगर वाटर इसमें अलाउ किया जाए, अगर पाइप रहता है यहाँ तो जरूर ये वाटर इस तरह से घूमता है, नहीं तो हम लोग बोलते हैं अगर यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है अगर उसको अलाउ करते बाहर आने की तो जरूर ये इस तरह से घूमता है करंट। यहाँ करंट कैसे घूम रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्लॉकवाइज जब घूमता है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, इनवर्ड,
सो हमारा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो इधर फॉर्म करेगा वो इनवर्ड का साइन हम लोग क्रॉस से देते हैं। अब देखो इसको ये इस तरह का फॉर्म बनाए हैं कि ऐसा लगता है कि करंट इस फॉर्म में आ रहा है, यानी करंट का इधर रोटेशन क्या हो गया, देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है अप, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अप का डायरेक्शन डॉट से। यानी ये कंफर्म मान लेना है कि एक अगर करंट कैरिंग वायर है, ये अपना पाँव मान लो इधर और अपना सर मान लो, ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। देखिए राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउन, और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अप। इसी तरह से अगर इधर निकालते हैं, देखिए आपका सर इधर मान लीजिए, पाँव इधर, तो राइट आपके इधर आ गया, तो राइट में डाउन और लेफ्ट में अप। अगर इधर आप लोग डाउन कर दीजिए, देखिए सर आपका डाउन हो गया, पाँव इधर, तो आपका राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, तो इधर हो जाएगा किधर, डाउन, और इधर क्या हो जाएगा अप। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल बनाने में ये आता ही है हमारे पास, ठीक ना। तो इस आगे बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। एक एप्लीकेशन इसका है जो हमें पढ़ना नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में कभी कभी बनाना पड़ता है, कि एक लॉन्ग स्ट्रेट, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालेंगे, पी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा होता है, ये देखिए ये हमारा इधर ले लेंगे हम लोग φ1 और इधर हो जाएगा φ2, ये एंगल हो गया है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस a ले लेते हैं, तो हम लोग डेरिवेशन से निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट p जो होता है μ0/4π। देखिए μ0/4π, और याद रखिए ज़्यादा कुछ नहीं, करंट दीजिए, जो करंट इससे मूव हो रहा है, करंट बटे ये देखिए बटे a, और ये साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आप याद रखिए। इससे फायदा क्या होगा, अब देखिए अगर ये हमारा, ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक ना, कि अगर हम लोग ये इन्फिनिटली लॉन्ग ले लेते हैं ना, इन्फिनिटली लॉन्ग के कारण देखेंगे तो ये जो लाइन है, अभी तो हम लोगों ने यहाँ से लिया था, इस लेंथ के लिए लिया था, इन्फिनिटली लॉन्ग जाएगा, जैसे जैसे लॉन्ग जाएगा देखिए ये बढ़ते जाएगा, ये एंगल बढ़ते जाएगा ना, और इन्फिनिटली ले लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा सीधा, यानी इधर 90 डिग्री, ये भी नीचे जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी φ1 और φ2 90 डिग्री होगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π I/a sin 91, sin 91 कितना हो जाएगा 2, 2, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा μ0 क्या हो जाएगा 2π I/a। ये याद रख सकते हैं, लॉन्ग सोलेना, लॉन्ग स्ट्रेट, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट दी, यहाँ पर सेंटर पे देखते हैं। लेकिन अगर बोलता है कि वही पॉइंट, अगर ये P पॉइंट, ठीक है ना, अगर P पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाता है, मिडिल में आ जाता है, तो बताइए ये अगर यहाँ आ जाता है तो ना ये एंगल रहेगा ना ये एंगल रहेगा, ये सब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 0, 0, साइन 0, 0, 0 प्लस 0, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P अगर वायर में लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट P पर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट P अगर एक एंड में आता है, यहाँ पर आता है, तो वही केस आएगा हमारे पास, ठीक। अब अगर पॉइंट P इस वायर के यहाँ पर आ जाता है, तो देखिए ये तो हम लोग जब यहाँ पर था तो ये इस तरह से ले रहे थे ना, ठीक है, एंगल ये ले रहे थे। अब ये बेचारा यहाँ पर आ गया है, तो अगर यहाँ से एंगल लेंगे तो वो एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाला φ1 0 हो जाएगा, बट φ2 क्या हो जाएगा, φ2 स्ट्रेट चला जाएगा, तो φ1 0 डिग्री हो जाएगा और φ2 हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कीजिए और ये 91, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जो होगा हमारा सिंपली ये फॉर्मूला होगा, है ना, एक इंड पर रहता है तो μ0/4π I/a, है ना। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है वो होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आएगा, ठीक ना। और वो कैसे बनाते हैं, सो देखिए ये अगर हम लोग एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं और ये इसका एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्सिस है, और ये सेंटर से जो इसका एक्सिस का दूरी x है, इसका रेडियस हमारा a है, और इसके कारण, ये टोटल के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालते हैं अगर, तो वैल्यू क्या है, इसका डेरिवेशन होता है, हम लोग एक स्मॉल पार्ट लेते हैं जिसके कारण स्मॉल पार्ट से इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर r लिखते हैं, और आफ्टर डेरिवेशन
ये हमारे पास आ जाता है, क्या आता है, डेरिवेशन तो हमें पढ़ना है नहीं, B बराबर टोटल के कारण यहाँ पर हमारा ये करंट हो गया, मूव कर रही है, ठीक ना। तो B बराबर हमारे पास बहुत सुंदर है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हमेशा लिखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई हमेशा लिखिए, ये 2I जो करंट इसमें मूव कर रहा है इंटू ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये आप याद रखिए एक्सिस में निकालने के लिए। अगर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना, फिर कभी कभी आता है कि ये सर्कुलर कॉइल जो है करंट मूव कर रही है तो इसके सेंटर पर निकालिए। अगर ये आपको याद है तो ये सेंटर वाला आराम से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट पी कहाँ लाइव कर गया, सेंटर पे, तो ये x क्या हो गया हमारा 0 हो गया। जब x 0 हो गया तो x का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखिए b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I ए स्क्वायर बाई, देखिए ये 0 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये ए क्यूब हो गया, देखिए कट गया ये, तो ये हो गया फॉर्मूला b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 2I बाई ए। यानी सेंटर पर ये हम लोग, है ना, सेंटर पर ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। और लग रहा है यहाँ पर हमारा पाई छूट रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 पाई छूट रहा था, टोटल के लिए ले रहे थे ना लेंथ, ठीक है, 2πi यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2πi। देखिए तो ये हमारा किसके कारण हो गया, करंट कैरिंग लूप जो है इसके सेंटर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। यानी ये अगर याद रहता है और इसका निकालना है सेंटर पे, तो x को 0 कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। अब देखिए इसको फाइनल लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट 2π कट गया, म्यू नॉट I बाई 2a याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, चलो ये सर्कल के कारण यहाँ अगर हाफ कर दिया जाए इसको तो क्या करेंगे, इसी का हम लोग हाफ कर दीजिए, है ना, क्या सेमी सर्कल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 ऑफ b हो जाएगा, ये जो b है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4a हो जाएगा आंसर। तब इसका नहीं, आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग ये देखिए आप, अगर इस तरह से दिया हुआ है कि ये देखिए यहाँ करंट I मूव कर रहा है, यहाँ भी करंट I मूव कर रहा है, यहाँ भी करंट I मूव कर रहा है, बोलेगे पॉइंट P पर निकालिए आप मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण। ये देखिए इसका रेडियस मान लेते A मान लेते हैं, तो देखिए ये वायर को सिगमेंट 1 मान लेंगे, इसको सिगमेंट 2 मान लेंगे, इसको सिगमेंट 3 मान लेंगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे यहाँ पर, तो इसको एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड कीजिएगा, देखिए ये P जो है इस वायर के एक्सटेंडिंग लाइन में मिल जाता है, तो हमने पीछे इस सेक्शन में पढ़ाया था, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा P पर 0। अब इसको भी एक्सटेंड कीजिए, तो ये पॉइंट P इसके एक्सटेंडेड लाइन में पड़ेगा, पीछे वाले एप्लीकेशन में पढ़ाए थे, तो इसके कारण भी हमारा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये सेमी सर्कल हो गया ना, तो सेमी सर्कल के कारण यहाँ पर अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसको आप दे दीजिए यहाँ पर, तो B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I बाई क्या हो जाएगा 4a, सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर एंड दैट विल बी द आंसर, यानी यही सिर्फ बचेगा। तो आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पर आगे चलते हैं। अगर हम लोग इस तरह से आता है कि ये एक हमारा करंट लूप है ना, यहाँ पर करंट I1 मूव कर रहा है, ठीक है, इसका जो हमारा रेडियस जो है मान लेते हैं ये रेडियस A1 है, फिर यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक करंट इधर मूव कर रहा I2, इसका भी रेडियस हम लोग मान लेते हैं क्या A2, ठीक। अब देखिए करंट जब इसमें इस तरह से मूव कर रहा है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज है ये इस तरह से, तो इनके कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, 1 है तो ये B1 हो जाएगा। अभी सर्कुलर कॉइल के बारे में बताए, सर्कुलर लूप के बारे में बताए, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट I1 2a1। अब देखिए अब इनके कारण हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो इधर हम लोग घुमाएंगे हाथ, ये थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा हो जाएगा B2, इसका भी फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ I2 हो जाएगा और यहाँ A2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर इधर मैग्नेटिक फील्ड B1 हुआ, इधर B2 हुआ, दोनों ये वेक्टर है, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से जानते हैं, ये हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे, B दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, सो B बराबर
सीधे हो जाएगा क्या, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड जो प्लस 2ab कॉस जो लिखते थे हम लोग 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका रिजल्टेंट को बना सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है इससे। तो अब आगे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि इस जगह पर एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, इस जगह पर हमारा एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, इसमें करंट हमारा जो है I1 है, यहाँ पर रेडियस जो है इसका A1 है, और एक लूप यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसका रेडियस A2 है, इसमें करंट I2 है। तो बोलता है कि भैया आप जो है इस जगह पर निकालिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर। तो देखिए इसका करंट, इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको मान लेते हैं क्या x2। तो देखिए इसका करंट इधर मूव कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ये करंट का ओरिएंटेशन देगा और थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर आएगा B1। अब जानते हैं B1 बराबर ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा I1 A1 स्क्वायर बाई क्या इतना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर के वैल्यू 3/2। अब ये करंट इधर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, तो ये जो हाथ है ये इसको ऐसे मोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जाएगा। अगेन ये हो जाएगा हमारा B2। देखिए फिर इसी तरह से फॉर्मूला आएगा, 1 की जगह 2 कर देंगे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा जो अभी मैंने बताया था B = √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बस आप इसको देखिए और इसी से हमारा जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस है, लेकिन मेन थ्योरी ये था हमारा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आगे जो है हमारा ज़्यादा यूजफुल है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और इसमें अब एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop is mu naught times the net current threading the loop। यानी मान लेते हैं कि ये एक लूप है, क्लोज लूप, और इससे होकर ये देखिए एक वायर है सिंपली, इससे होकर करंट I पास कर रहा है। तो बोलता है कि ये जो हमारा इसका जो लाइन इंटीग्रल है ना, ऑफ दिस क्लोज लूप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाए म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग इट। जैसे यहाँ पर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, देखो करंट अप है तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। और यहाँ अगर करंट एलिमेंट लेते हैं दैट इज करंट एलिमेंट, ये जो DL लेते हैं हम लोग यहाँ पर, उसका भी डायरेक्शन हमारा किधर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंपली क्या है, कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए है। कम्प्लेक्स जो ओरिएंटेशन है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। इनका जो एप्लीकेशन है ना, वो पहला एप्लीकेशन है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो जो मैंने पहले बायट-सैवर्ट लॉ में बताया था कि है ना, सेम उसी तरह से यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग। और इसका जो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो क्या होगा, लॉन्ग ले लेते हैं। तो लॉन्ग ले लेंगे तो हम लोग जो वहाँ यूज करते थे, देखिए एक ही जगह याद रखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा हमारा I/A, ये डिस्टेंस A, साइन φ1 प्लस साइन φ2, है ना, क्योंकि रिजल्ट दोनों जगह सेम आता है। तो इसमें भी हमारा अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर लेते हैं तो यहाँ जो एंगल होगा φ1 φ2 90 डिग्री होगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला का ही इंपॉर्टेंस है। हम लोग आगे आते हैं कि हमारे पास फिर होता है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि एक हम लोग वायर लेते हैं, कंडक्टिंग वायर, और उसको इस तरह हेलिकल फॉर्म में अगर उसको हम लोग वुंड करते हैं या बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा सोलेनॉइड होता है। जब भी इसमें हम लोग करंट अलाउ करते हैं तो बोलते हैं इसके अंदर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। अगर उसके अंदर मैग्नेटिक किसी पॉइंट पे निकालते हैं डेरिवेशन से, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है B = म्यू नॉट N I। यहाँ देखिए जो N है, N को कहा जाता है
टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जिसका इतना लंबाई में कितना नंबर ऑफ टर्न है, ये हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। और जब इसमें कुछ आयरन वगैरह डाल देते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर या कोई भी मीडियम हो एन आई लिखेंगे। इसके एंड में अगर निकालना है तो इसका हम लोग हाफ कर देंगे, ठीक है, बस इसी को याद रखना है। दूसरी बात, अगर इसी को हम लोग इस तरह से मोड़ देंगे सर्कल के जैसा में, जैसे ये देखिए एक सर्कुलर फॉर्म में, तो ये देखिए ये हमारा, ठीक है, और इसमें भी अगर करंट हम लोग अलाउ करते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इसी के बराबर आएगा, यही सिर्फ यहाँ n/l जो है यहाँ लिख देंगे n/2πr, जो यहाँ से यहाँ तक इसके जो रेडियस हम लोग लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, लेकिन जो आउटसाइड है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और जो इनसाइड है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा कि देखिए एक लूप बनाते हैं, है ना, तो लूप बनाएंगे तो देखिए जितना करंट यहाँ एंटर कर रहा है उतना ही करंट आउट हो रहा है। और हमारा एम्पियर्स ने कहा कि जो भी ये लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई नेट। तो देखिए नेट करंट यहाँ क्या हो जाता है, जीरो, इसलिए आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और अगर इन साइड में लेते हैं, यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी लूप बनाएंगे तो यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, तो नेट करंट अगेन जीरो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद अगर हम लोग चलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में देखेंगे। और मूविंग चार्ज के बारे में हम लोग बढ़िया से यहाँ बात भी करेंगे। देख लेते हैं कि मूविंग चार्ज के कारण मूविंग चार्ज कैसे फोर्स फील करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसमें इस तरह से भी आता है कि अगर इस तरह से करंट लूप ये है, ठीक ना, और इसके मिडिल में निकालने बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, क्लियर। तो इसके कारण पहले निकाल लीजिए, तो देखिए ये हुआ, मिडिल में अगर निकालते हैं हम लोग, है ना, तो इसके कारण निकाल लीजिए। इसी तरह इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, है ना। तो एक साइड के अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो आराम से हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अभी जो फॉर्मूला मैंने पुट किया था, ठीक है, तो उसमें देंगे ये एंगल, देखिए ये 45 डिग्री आएगा, ये 45 डिग्री आएगा आराम से। इसके कारण b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई लगाएंगे, i बाई जो भी डिस्टेंस होगा इसका है ना, जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे, एंड साइन φ1 साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री सॉल्व कर देंगे। जो इसके कारण निकलेगा कितना आर में 4, वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकल जाएगा चारों कोण की तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मूविंग चार्ज, है ना, तो इसके लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स फील करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज, है ना, एंटर करता है, कोई चार्ज एंटर करता है तो वो फोर्स फील करता है। तो इसको भी लॉरेंज ने ही दिया था, इसका नाम होता है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स या सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और लॉरेंज फोर्स अलग है, मैं दिखाऊंगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंट्री करता है तो बोलता है कि दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स known as magnetic force directly proportional to amount of the charge, directly proportional to V and directly proportional to B, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, स्ट्रेंथ उस पर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिएंटेशन, यानी किस डायरेक्शन में कैसे वो एंट्री कर रहा है। मैं बहुत सारे केसेस दिखाता हूँ। ये हम लोग फाइनली लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैं इसका केस भी दिखाऊंगा, इधर है, और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, यानी v का वेलोसिटी इधर है, तो देखिए v और b के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ये अगर 0 पुट करते तो 0 हो जाएगा, तब यानी कोई फोर्स फील नहीं करेगा, विदाउट डेविएशन डिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा। इस तरह एंटी क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री में भी अगेन 0 होता है, 0 फील। लेकिन अगर वो
इस एंगल में कोई भी एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री, अगर ऐसे मूव किया चाहे ऐसे मूव किया 60 डिग्री। तो देखिए इस सब केसेस में ये जनरल फार्मूला है हमारे पास, F बराबर है ना। इस केस में क्या होगा, जो हमारा फोर्स होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। बट बोलता है कि अगर वो इस तरह से मूव करता है, ठीक है, 90 डिग्री में, तो जब 90 डिग्री में होगा ये, तो देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1। तो इस समय वो मैक्सिमम फोर्स फील करेगा और वो हो जाएगा QVB, क्योंकि साइन 90 1 होता है। इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल, ये B है हमारे पास, है ना, ये हमारा इधर मूव करा, ठीक है, ये B। अब देखो क्या होगा, ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये देखने वाली बात है। ये हम लोग फोर्स का डायरेक्शन किधर देंगे, तो आप बता सकते हो कि ये हम लोग जब लेते हैं कि F बराबर QVB है ना, साइन थीटा, ये एक वेक्टर टर्म है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इस केस में ये मैक्सिमम फोर्स होगा, तो ये किधर लगेगा ये फोर्स, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं तुरंत इसमें, तो हम लोग इसमें जानते हैं तुरंत, क्या जानते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि ये जो हमारा होता है ये देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो 4 फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर जो होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट या करंट का डायरेक्शन देता है, और ये फोर्स का डायरेक्शन देता है। आप यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड है, इनवर्ड दिए, और देखिए ये मूव कर रहा है अप, तो थंब ऑलरेडी इधर आ रहा है, इस ओर आ रहा है थंब, यानी फोर्स का डायरेक्शन इस तरह दे रहा है। तो इसको क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में इसको है ना रिवॉल्व करवा देगा, सर्कुलर पाथ में ये मूव करने लगेगा। देखिए जो भी सर्कुलर पाथ होगा यहाँ पर उसका अपना एक रेडियस होगा, एक बार चक्कर लगाएगा वो 1 ऑसिलेशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की ओर। यही मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल को जो यहाँ मूव कर रहा है। तो देखिए अभी इसका फॉर्मूला है QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। देखिए यहाँ पर V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R निकल जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा mv/QB। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है हमारा कि हम लोग इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। देखिए V बराबर होता है 2πr/t, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, वो स्पीड निकल गया। देखिए टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2πr/v निकालेंगे, यहाँ से R का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, सॉल्व हो जाएगा, और इसी को उल्टा निकाल देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा हमारा। इसका काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और इससे हम लोग बना सकते हैं। ये कहाँ पर आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में उसे लॉन्च किया गया, तो बताओ कौन ज़्यादा रेडियस कवर करेगा, या किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। उसका मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, पाथ का रेशियो क्या होगा, इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ से मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है हमारा B वेक्टर, और यहाँ पर वेलोसिटी इस तरह से लेते हैं V वेक्टर, ये एंगल थीटा हो गया, तो देखिए इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, इधर हो जाएगा V साइन थीटा और इधर हो जाएगा क्या V कॉस थीटा। तो इस केस में ना ये स्पायरल मोशन करेगा, इस तरह हेलिकल मोशन करेगा। अगर आता है क्वेश्चन तो इसको हम लोग देंगे हेलिकल, क्योंकि देखिए ये जो है साइन 90 डिग्री, ये देखिए ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाता है B का, तो इसलिए ये घुमाएगा, और ये क्या हो जाता है V कॉस थीटा पैरेलल हो जाता है इसका, ये सीधा ले जाना चाहेगा, ये घुमाता है ये सीधा ले जाता है, तो इसीलिए ये हमारा एक हेलिकल पाथ को है ट्रैवल करता है। ये MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम ये जो लीनियर डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है इसी को कहते हैं पिच, कहते हैं PITCH, पिच एक तरह का डिस्टेंस होता है। तो इस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ता है लीनियर, तो देखिए वेलोसिटी बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा पिच PITCH, पिच बाय टाइम। टाइम एक ऑसिलेशन लेने में भी हम टाइम निकाले थे, तो आराम से यहाँ जो है पिच का फॉर्मूला निकल जाएगा V cos थीटा इंटू T, सॉल्व कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि
एक करंट कैरिंग वायर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब हमारा फोर्स क्या लगेगा। तो हम लोग याद रखेंगे, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है हमारा और इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, इस तरह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, इधर करंट का डायरेक्शन है, तो देखिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ भी देंगे। तो देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो थंब ऊपर की ओर, फोर्स इधर लगेगा। ये तो यहाँ हमारा 90 डिग्री है सारा। तो इस केस में याद रखना कि कितना फोर्स फील करेगा। तो देखिए बिल, यानी घर का जैसे बिजली बिल होता है ना, उसी तरह याद रखिए बिल, BIL, बिल। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आई हो गया इससे जो करंट मूव कर रहा है, लेंथ हो गया इस कंडक्टर का, क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब अगर B और L के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तब फॉर्मूला में याद रखना BIL साइन थीटा लगा देंगे और इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसका बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है सो आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर दो करंट कैरिंग वायर है जो पैरेलल, देखिए इधर भी करंट, ये भी करंट I1 और I2, यह बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है कि इसका नेचर किधर होगा, फोर्स ऑफ जो होगा दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, ये सब पूछते हैं। और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये D है। कंसेप्ट क्या है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, हम लोग और स्टेट ने बताया था करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। बताइए इनके इन्फ्लुएंस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, इस जगह देखिए ये अगर बनाएंगे इधर। अब यहाँ पर देखो आप, ये करंट कैरिंग वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड ये दे दिए इनके कारण, तो नो डाउट हम लोगों ने अभी बताया था कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट अब जा रहा है, तो देखिए थंब इधर लगेगा, इधर फोर्स लगा इन पे 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण, ठीक है। सिमिलरली अब इसके कारण जो फोर्स होगा यहाँ पर, तो देखिए मैंने अभी बताया था, डेरिवेशन करने के बाद वो हम लोग क्या करेंगे, BIL लगाएंगे यहाँ पर, F21 B, इसका B, ये है नहीं, इसका ये वाला करंट I2 और लेंथ जो भी लेंगे हम लोग, ये तो लॉन्ग के लिए लिए हैं, छोटा पार्ट का लेंथ कुछ हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग L के हैं। तो देखिए ये हुआ, B का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। B का वैल्यू पुट करने के बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई 2I1 I2 बाय क्या हो जाएगा, ये D इंटू L। हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने बोलता है, तो हम लोग F21/L इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई 2I1 I2 बाई D हो जाएगा। इसी को हम लोग F21 स्मॉल में लिखेंगे। इसी तरह से इस वायर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं। तो ये वायर का जब मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस तरह से होगा, इसका भी इसी तरह से निकालेंगे, तो ये फोर्स हमारा इधर आएगा, ठीक है ना। जब फोर्स इधर, देखिए ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दिस वन, और इसका भी फॉर्मूला सेम आएगा। और देखिए फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव, ठीक है ना। तो अगर इसका जस्ट उल्टा अगर हमको निकालने आया कि फोर्स, एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। बस यही हम लोगों को याद रखनी है और आराम से ये हमारा बन जाएगा, है ना, फॉर्मूला सेम होगा दोनों ही केस में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, थोड़ा टाइम टेकन भी है, ठीक ना। और हम लोग देखते हैं कि लास्ट आते हैं हम लोग कि अगर कोई रेक्टेंगुलर इस तरह से रखा जाता है, ठीक है ना, कहाँ पर रखा जाता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम मान लो नॉर्थ और ये हम लोग साउथ लेते हैं, तो नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेगा वो इस तरह से, है ना, निकलेगा कि नहीं, इस तरह से पास करेगा यहाँ पर, यानी यहाँ इस तरह से डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इस जगह पर यहाँ पे जो फोर्स लगता है इस पे, और जो इस पे जो फोर्स लगता है ना, तो ये क्या करता है, एक कपल फॉर्म करता है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स, ये F2 और F1 मान लें, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक ना, और डायरेक्शन अपोजिट, क्लियर। अब ये कपल फॉर्म करता है, और कपल बोलता है इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग इफेक्ट, और ये घूमने लगेगा, तो घुमाता है जो फोर्स उसे टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क बराबर होता है, क्या होता है, आप कह सकते हैं टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ सिंगल लिए हमें, कॉइल तो बहुत सारा होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है ना, n होता है, क्लियर। तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ टर्न,
ठीक है ना, करंट एरिया, जो इसका एरिया होगा इससे करंट आई एंड बी, ठीक है, साइन थीटा। यहाँ जनरली हम लोग स्पेशल केस लिए हुए हैं, थीटा यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री लिए, ए और बी का ओरिएंटेशन ऐसा है, थीटा 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा एन आई ए बी। एक चीज़ याद रखिए, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो हम लोग कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं और हम लोग करंट इनटू एरिया लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। बड़ा सुंदर चीज़ है भाई, ये गैल्वेनोमीटर है क्या? तो जानते हैं गैल्वेनोमीटर एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है, वो करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में, ठीक ना। और वो क्या होता है, हम लोग वो ए नंबर ऑफ टर्न होता है, एक कॉइल होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से बना हुआ रहता है, सिंपल हम मैं बना रहा हूँ। देखिए ये इस तरह से इधर टंगा हुआ रहता है, यहाँ मिरर लगा हुआ रहता है, फिर यहाँ से हम लोग एक बॉक्स में से पैक करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देते हैं नॉर्थ पोल, है ना, और इधर क्या देते हैं साउथ पोल। ये हम लोग जिस तरह सिलिंड्रिकल डाले हैं यहाँ पर, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है यहाँ पर। यहाँ एक आयरन कोर दे देते हैं, आयरन कोर, ताकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म को क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कॉन्सेंट्रेट करेगा अपने ओर, ताकि ये जब कॉइल रोटेट करेगा, है ना, जब कॉइल रोटेट करेगा तो हर एक ओरिएंटेशन में जो कॉइल यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल 90 डिग्री दे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे, स्ट्रॉन्ग टॉर्क लगेगा। और यहाँ से एक वायर हम लोग इधर निकाल देते हैं, या हेयर शेप स्प्रिंग है ना, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है यहाँ पे लगा हुआ, इसका एक वायर हम लोग इधर ले लेते हैं, ये टर्मिनल T2 हो जाता है। यहाँ से एक वायर हम लोग इधर ले आते हैं, टर्मिनल T1 होता है। जो डिफ्लेक्शन होता है इस मिरर में नोट किया जाता है। अब क्या होता है, ये इलास्टिक होता है, जब करंट इसमें फ्लो होता है तो टॉर्क फील होता है, ये रोटेट करता है इसे, तो वो टॉर्क जो होता है अप्लाइड टॉर्क NIAB आता है मैक्सिमम। उसी दौरान क्या होता है, जब ये वायर ऐसे घूमता है तो वायर में एक ट्विस्टिंग पैदा होता है, ठीक है। और जानते हैं उस ट्विस्टिंग क्या करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं, जब करंट मूव करता है, गैल्वेनोमीटर इस तरह से आ गया जीरो से, ये मान लेते हैं जीरो, जीरो मतलब नो करंट, और अगर ये डिफ्लेक्ट होके इधर आया करंट का, जैसे करंट को हम लोग ऑफ कर देते हैं तो फिर ये वापस यहाँ आ जाता है। इसका मतलब इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता है, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट, जो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्विस्ट जो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। और रीस्टोरिंग टॉर्क ये हटाएं तो टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं, के आ गया, ये ट्विस्ट। आप देखते हैं कभी कभी कि एक निडिल यहाँ से चल के जीरो से चल के यहाँ पर आके खड़ा हो गया, यानी जितना टॉर्क इधर से लग रहा था अप्लाइड टॉर्क, उतना रीस्टोरिंग टॉर्क लगा इक्विलिब्रियम में, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा इस केस में। तो NIAB बराबर क्या हो जाएगा, K अल्फा हो गया हमारे पास यहाँ पर। और आराम से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट का वैल्यू निकाल सकते, यहाँ से प्रूफ भी हो जाता है कि देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया, जितना करंट उतना ट्विस्ट, जितना ट्विस्ट उतना करंट। यहाँ से हम चाहें तो अल्फा निकाल सकते हैं, फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ से करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से K का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपको निकालने के लिए आए। एक करंट सेंसिटिविटी होता है, तो करंट सेंसिटिविटी डिफाइन किया जाता है ट्विस्ट पर यूनिट करंट। अब देखिए ट्विस्ट का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे हम लोग, तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NIAB बाई K इंटू I कैंसिल, और करंट सेंसिटिव बराबर NAB K। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं या B बढ़ाते हैं तो हमारा करंट सेंसिटिविटी बढ़ता है। इसी तरह से हमारे आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्विस्ट बाय वोल्टेज। ट्विस्ट बाय वोल्टेज मतलब I इंटू R, R हो गया रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, और ट्विस्ट का फॉर्मूला भी हम लोग लिखे थे NIAB बाय क्या हो जाएगा, KIR। देखिए I कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास भी सेंसिटिविटी आ जाता है, क्या आ जाता है, NAB बाय क्या हो जाएगा, R इंटू K। कभी कभी बोला जाता है कि क्या अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं
तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ता है, तो क्या ये जरूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और यहाँ N/R जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका बढ़ेगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से और हम लोग बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर और एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, सर्किट में उसे पैरेलल जोड़ा जाता है, और एम मीटर से करंट मेजर करते हैं, उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, क्योंकि करंट मेजर करने के लिए उस मीटर में कम रेजिस्टेंस चाहिए। कम रेजिस्टेंस तभी पैदा होगा जब इसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसे हम लोग शंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल इफेक्ट हो गया, हमारा क्या, ये बन गया एम मीटर बन गया। देखिए यहाँ से करंट आई पास हो रहा है, मान लेते इधर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो देखिए इधर क्या बच गया, आई माइनस आई जी, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है, तो देखिए यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बराबर हो जाएगा। तो आई जी इंटू जी, जी हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, बराबर क्या हो जाएगा, करंट माइनस आई जी इंटू एस। अब यहाँ से शंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका चाहे वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए वहाँ क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में हम लोग रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस लेते हैं, वो आर मान लिए, ये जी हो गया, तो ये सीरीज में जोड़ते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर। ये करंट आई पास होता है यहाँ पर, ठीक ना, और आराम से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, कि वोल्ट मीटर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस पूरे चैप्टर को मैंने कोशिश किया, शॉर्ट में पूरे चैप्टर का एनालिसिस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।